And here we go. This is Rishabh Raw mentor for CA Inter Advanced Accounts. कैसे राजा? All well and said. I believe so. आपको एक्साइटमेंट होगा फॉर दिस चाणक्य नीति सीरीज. अब अगर मैं बात करूं इस सीरीज के बारे में, एकदम सिंपल सोवर में बोलूंगा कि ये सीरीज आपको हेल्प करेगी एक तो रिवीजन में, प्लस एट द सेम टाइम अगर आप अपने अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सीरीज आपको कहीं ना कहीं एग्जेम्पशन लाके देने में हेल्प करेगी. आज वैसे हमने स्टार्ट करना था AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से, बट मैंने बोला यार AS7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पढ़ाने से पहले काम करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में ही कुछ समझ लेते हैं कि भाई साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए कैसे, उनको बनाया क्या, क्यों गया, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई किस पे होंगे, ये दोनों चीज समझ लेते हैं, फिर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंटिन्यू कर लेंगे. डन. अब अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, एडवांस अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है आपके इंटर लेवल ग्रुप 1 के अंदर, बेसिकली एग्जाम में आते हैं टोटल 30 मार्क के एमसीक्यूज. अगर 100 मार्क का पेपर हो 30 मार्क के एमसीक्यूज, और बाकी के 70 मार्क में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और आईसीए चाहे तो थियरी भी पूछ सकता है, बट प्रोबेबिलिटी है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछने की, बिकॉज जो 30 एमसीक्यूज है वो बेसिकली आपके थियरी पे बेस्ड रहेंगे. तो क्या इस चैप्टर से एमसीक्यूज आ सकते हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल आ सकते हैं. तो चलो स्टार्ट करते राजा. देखो, जब मैं अपने इंटर लेवल पे पढ़ता था ना, इंटरमीडिएट आज का, तब का इंटर लेवल, ठीक है यार, मुझे यह समझ में नहीं आता था कि यार गैप के अंदर क्या क्या आता है. गैप मतलब सबने ये शब्द तो सुना होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग. अब बताओ, पॉलिसी की प्रोसीजर्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी. सर हमें लग रहा है यहां पे आएगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स, या आप ऐसा पढ़ सकते हो इसे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज. अब इसके अंदर आता क्या क्या, ये बहुत बड़ी छतरी है जिसके अंदर आता क्या है. अब उसके अंदर आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्या आते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये आपको साथ में लिखना है. हां, फिर इसके अंदर आते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे प्यार से बोला जाता है इंड एएस. फिर आता है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और आता है आपका यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज के अंदर क्या क्या आता है, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे लिए क्या क्या आता है. हमारे लिए आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमारे लिए आता है इंड एएस, आईएफआरएस एंड यूएस गैप. अब अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट लेवल पे, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, तो ये आपके सीए इंटर लेवल पर है. इंड एएस आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, और आईएफआरएस और इंड एएस कहीं ना कहीं लगभग सेम ही है, बट थोड़े से चेंजेस इंड एएस में किए गए हैं इंडियंस की सिचुएशंस को देखते हुए, इंडियन बिजनेसेस को देखते हुए. आईएफआरएस और इंड एएस में ज्यादा चेंज नहीं है, मेजर 7 चेंजेस है. कितने? मेजर 7 चेंजेस है. अगर वो 7 चेंज में हटा दूं तो आईएफआरएस और इंड एएस लगभग सेम होते हैं. तो अगर आपने आईएफआरएस पढ़ लिया तो इंड एएस में थोड़े बहुत चेंजेस करके आपके इंड एएस बन जाते हैं, या आपने इंड एएस पढ़ा तो आपने मोटा मोटी आईएफआरएस पढ़ लिया. और यूएस गैप तो बट ऑब्वियस आप नहीं पढ़ने वाले. अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
यूएस गैप अलग क्यों है और आईएफआरएस अलग क्यों है? एक टाइम है, अगर आपने सुना होगा, क्या पुतिन डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दोस्त दोस्त है क्या? पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती करते हैं क्या? नहीं। पुतिन और जो बाइडेन क्या दोस्ती करते हैं क्या? नहीं। तो अगर आपको यह बताओ आईएफआरएस की हिस्ट्री कहां से है? आईएफआरएस की हिस्ट्री यूरोप से आई है, ठीक है? और यूएस और यूरोप सालों से 36 में चलते हैं। तो भले ही यूएस वालों ने यह बोला है कि हम आईएफआरएस फॉलो करेंगे, बट आज तक, अभी तक उन्होंने आईएफआरएस फॉलो नहीं किया है। बोलने और करने में फर्क है, ठीक है? तो अब सर जान लेते हैं कि थोड़ा सा, अगर आपने हिस्ट्री की बात कर ही ली है तो बात कर लेते हैं कि आखिर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कब आए, इंड एएस कब आए, इनका हिस्ट्री क्या है। बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए। देखो क्या हुआ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमने सीए फाउंडेशन लेवल पे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, परफेक्ट, या हमने मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, दोनों से आंसर सेम आता था? ये हमें सिखाया क्यों गया था? बिकॉज अगर ये नहीं सिखाया जाएगा तो अगर 5 अकाउंटेंट है तो पांचों अकाउंटेंट अपने अपने हिसाब से चीजें करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग आएगी, एक के हिसाब से एसेट कुछ है, एक के हिसाब से एक्सपेंस कुछ है, बहुत सारी चीजों में डिफिकल्टी आना चालू हो जाएगी। तो इसलिए क्या आ गया, आपके मॉडर्न अप्रोच आ गया या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आ गए। वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए, क्यों? 1930, अगर ये साल की मैं बात करूं, एक बार आप सर्च करना, ये था ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब बहुत सारी कंपनीज डूबी थी, बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे देश विदेश, पूरे वर्ल्ड भर में घर वाले फैमिलीज डिप्रेशन में थे। बिकॉज जो उनका घर का मेंबर काम कर रहा था उसका जॉब चला गया, या वो जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी बंद हो गई। क्यों बंद हुई? वहां पे शायद स्कैम्स हुए, मैनिपुलेशंस हुए, भाई पता नहीं। तो बहुत सारे कारण थे जिसके वजह से एक मंदी का माहौल था 1930 के अंदर। अब ये मंदी के माहौल में क्या हुआ, जितने भी अकाउंटेंट्स थे उन्होंने रियलाइज किया कि भाई साहब हम प्रूडेंट नहीं थे। अकाउंटेंट्स को बोला गया और रियलाइजेशन करवाया गया कि तुम प्रूडेंट नहीं थे। प्रूडेंट का मतलब तुमने फ्यूचर के लॉसेस को देखा ही नहीं, फ्यूचर में ये कंपनी बर्बाद होने वाली है ये तुमने बताया ही नहीं। एंड हियर कम्स प्रूडेंस प्रिंसिपल इनटू पिक्चर। तो 1930 के बाद से जितने भी अकाउंटेंट है वर्ल्ड वाइड वो बहुत प्रूडेंट हो गए, वो प्रूडेंस प्रिंसिपल को इज्जत देना शुरू कर दिए। सो आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल ग्रेट डिप्रेशन के बाद केम इनटू पिक्चर। इन रियलिटी बहुत अच्छे तरीके से हम फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेस को देखने लगे, बिकॉज इतनी बड़ी मंदी झेलनी पड़ी थी। देन इतनी बड़ी मंदी झेल तो ली, अब ये चीज को देखते हुए इंडिया में सोचा गया यार 1947 में हम भी क्या करेंगे, हम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाने का सोचते हैं। तो हमने आईसीएआई को फॉर्म किया। आईसीएआई के पीछे क्या था, जैसे फॉरेन कंट्रीज में 1929 के बाद से बहुत सारे अकाउंटिंग बोर्ड्स बनाए गए, कमिटीज बनाई गई। तो अब इंडिया में 1947 में आईसीएआई फॉर्म किया गया था। आईसीएआई क्यों फॉर्म किया गया था कि भाई तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाओ, परफेक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना के तुम चार्टेड अकाउंटेंट्स भी प्रोड्यूस करो, ताकि इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम, इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम रॉबस्ट रहे, तगड़े रहे, इनमें हर एक के पास एकदम नॉलेज हो। तो हियर कम्स सीए, आप और हम, हमारा एग्जिस्टेंस कहां से शुरू हुआ है, 1947 से शुरू हुआ है, ठीक है। अब 1947 में आईसीआई तो आ गया और यहां से सीए बनना शुरू हो गए। अब 1970 की बात है जहां से यूरोपियन यूनियन, आज का यूरोपियन यूनियन, उस टाइम का यूरोजोन, अगर आप देखोगे यूरोप छोटे 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 देश मिला के बनता है, तो उस टाइम का
उस टाइम का यूरोजोन या यूरो, आज का यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला यार, देखो हमारे बीच में, हमारे जो कंट्रीज है, जितने भी कंट्रीज यूरोजोन के अंदर आती है या यूरो के अंदर आती है, हमारे बीच में ना क्या तगड़ा ट्रेड होता है, हमारे बीच में क्या तगड़ा वैल्यू एक्सचेंज होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या तगड़ा सेल परचेज हो रहा है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, पहले तो करेंसी कॉमन कर लेते हैं। तो करेंसी कॉमन करके आई आपका यूरो नाम की करेंसी। अब करेंसी कॉमन हो गई तो एक काम करते हैं ना, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी कॉमन प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके लिए कॉमन फ्रेमवर्क बनाते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। तो अब यह सोचा गया कि यार यूरोपियन यूनियन के लिए, यूरो कंट्रीज के लिए एक कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाया जाए, जो हर कंट्री जो यूरो के अंदर आती है वो फॉलो करेगी। तो एक कमिटी बनाई गई, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जिसने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देना चालू किए। और ये स्टैंडर्ड रिकमेंडेड थे, कंपलसरी मैंडेटरी फॉलो करना नहीं था, रिकमेंडेड थे। कोई कंट्री फॉलो करना चाहे यूरो के अंदर तो वो फॉलो कर सकती है। डन, यहां तक हिस्ट्री आपको अलाइंड है। अब 1970 के बाद 1977 में अब इंडिया ने कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे यूरो के, उनका कहीं ना कहीं हेल्प लिया। और आईसीए ने सोचा कि यार हम भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाते हैं, और इस बोर्ड को बोलते हैं कि देख भाई, यूरो में उन्होंने बनाया ना IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, तुम कहीं ना कहीं उनको हेल्प लेके या अपना नॉलेज डाल के तुम भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाओ। तो आईसीआई 1947 में आया। 1977 में उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहीं ना कहीं यूरो वालों ने जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे उसका हेल्प लिया, प्लस खुद का भी नॉलेज लिया, और बनाए आपके इन द ईयर 1981 से आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देना चालू कर दिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कब से आना चालू हो गए हैं? 1981 से। परफेक्ट। और 1983 में वापस से चिंगड़ी हो गई, वापस से स्कैम आ गए, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस चल रहे थे। अरे भाई, सब लोगों का दिमाग खराब हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें। तो एक बॉडी थी जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है उस कंट्री के, इसका नाम था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। हमारे लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया के हिसाब से सेबी। उस कंट्री का IOSCO, इसको हमारे लिए सेबी। तो मैं बोलने के लिए सेबी बोल देता हूं कि यार हमारे लिए सेबी है, और उस कंट्री के लिए जहां पे बहुत सारे मैनिपुलेशंस देखे गए थे उनके लिए इसको। परफेक्ट। इसने सोचा यार ये ना झोल झपाटे फ्रॉड कभी खत्म नहीं होंगे जीवन में, हमें ना वर्ल्ड वाइड प्लान करना पड़ेगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, जो बनाए गए हैं इंटरनेशनली, ठीक है, उसे मैंडेटरी कर दिया जाए हर कंट्री पे। मतलब आज के तारीख से अगर मैं बात करूं तो 200 के आसपास कंट्री है, 200 के आसपास कंट्री है। तो तब इसको ने सोचा कि वर्ल्ड वाइड जितनी कंट्रीज है, सारी कंट्रीज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मैंडेटरी कर देते हैं। हम हर कंट्री में जाते हैं, वाद विवाद बातें करेंगे, और हम बोलेंगे कि भाई तुम अप्लाई करो, तुम अप्लाई करो, तुम अप्लाई करो, तुम अप्लाई करो। तो आज के तारीख में 150 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS फॉलो करती है। ठीक है। तो 1983 में वापस से फ्रॉड स्कैम्स के बाद इसको ने कहा कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी करेंगे। सो 2000 में, सन 2000, ईयर 2000 क्या हुआ, आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो यूरो वालों ने बनाए थे उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका एग्जिस्टिंग खत्म करके एक नई बोर्ड लाई गई, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या है, मान लो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी का नाम चेंज कर दिया और बोर्ड बना दिया।
ठीक है, बट ये एक अलग संस्था बनाई गई थी, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए थे, बोले हाउ साहब बनाए थे। एक काम करो, वो स्टैंडर्ड अब हमारे हो गए, हमने उनको अडॉप्ट कर लिया। अब वो स्टैंडर्ड जैसे थे हमने वैसे ही उनको अडॉप्ट कर लिया एज इट इज। वो बोलते हैं ना, शादी करने से पहले जैसी तू थी वैसे ही तू मेरी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वैसे ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने जो बनाए थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो वैसे के वैसे इस बोर्ड ने अडॉप्ट कर लिए, और इस बोर्ड ने अपनी एक सीरीज चालू कर दी। उस सीरीज का नाम क्या है, IFRS। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि भाई साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने लाना शुरू कर दिए। IFRS कहां से आया, सन 2000 में आया, जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड बनाया गया, तो वहां से उन्होंने IAS को अडॉप्ट किया और साथ में एक नई सीरीज चालू कर दी IFRS की। IFRS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड तो बन रहे थे और वर्ल्ड वाइड उसको अप्लाई भी किया जा रहा था, क्योंकि इसको ने बोला कि चलो एक इनिशिएटिव लेते हैं, सबको मैंडेटरी करवाएंगे। तो ईयर 2006, सन 2006 में G20 समिट हुआ। अब इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ G20 समिट। तो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे भाई, उन्होंने इंडिया में लिबरलाइजेशन भी लाया था, बहुत दिमागदार इंसान थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई साहब ये चीज हम इंडिया में भी अप्लाई करते हैं। क्या है, ये चीज इंडिया में भी जरूरी है। पता चला इंडिया में स्कैम्स होना शुरू हो गए, ठीक है। तो क्या करेंगे इंसान, ठीक है। हर्षद मेहता का स्कैम था, ठीक है, फिर तेलगी का स्कैम हुआ, तुम देखा होगा ना सीरीज, हर्षद मेहता स्कैम, तेलगी स्कैम, ठीक है। उसके बाद आपका कौन था वो, एक और बंदा था, उसने भी स्कैम किया था। तो इंडिया में भी स्कैम्स होने लगे थे। तो अब मनमोहन सिंह जी ने बोला कि यार हम भी इंडिया में IFRS अप्लाई करेंगे, ऐसा प्रॉमिस कर दिया G20 समिट में। अच्छा, यूएस ने भी प्रॉमिस किया हुआ है, बट यूएस ने आज तक IFRS लगाया नहीं है, वो अपना यूएस गैप ही चलाता है। क्यों भाई, IFRS किसने लगाया, लाया यूरोपियंस ने लाया। यूएस और यूरोप का हमेशा 36 है। तो यूएस वाले बोले अभी हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं हम अप्लाई करेंगे, बट अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएस क्या चलाता है, अपना यूएस गैप। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने बोला कि ओके हम IFRS अपने पे अप्लाई करेंगे, इंडिया भी अपने कंट्रीज में जितनी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज, उन पे ये IFRS अप्लाई करवाएगा। लेकिन एज इट इज अप्लाई नहीं करवाएगा, थोड़े बहुत चेंजेस करेगा, कुछ एडिशंस करेगा, कुछ डिलीशन करेगा IFRS के अंदर, और फिर IFRS को इंडिया में अप्लाई करेगा। तो अब IFRS में कुछ पैरा ऐड किए गए, कुछ पैरा माइनस किए गए। पैरा ऐड को, IFRS में कोई भी पैरा ऐड हुआ, पैरा मतलब समझो कोई एडजस्टमेंट ऐड हुआ या कोई प्रोसेस ऐड हुआ, तो उसे बोला गया कार्व इन। और अगर कोई पैरा माइनस हुआ, उसे क्या बोला गया, कार्व आउट। IFRS में कार्व इन जोड़ा, कार्व आउट निकाले, तो आपका क्या बन गया, इंड AS। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपने इंड AS पढ़ लिया तो बेसिकली आपने IFRS ही पढ़ा है, क्योंकि IFRS और इंड AS में मेजर 7 चेंजेस है, ज्यादा नहीं, मेजर 7 चेंजेस ही है। अलाइंड है यहां पे, सॉर्टेड। तो अब आपको समझा, इंड AS कुछ नहीं है, वो IFRS है विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन। तो आपको CA फाइनल लेवल पे सिखाया जा रहा है इंटरनेशनल वर्क। तुम समझो CA फाइनल पे तुम कितना नॉलेज गेन करोगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चले जाओगे तुम इंटरनेशनली। तुमको समझ रहा है ICAI किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तुमको। पहले फाउंडेशन लेवल पे तुमको बोला अभी तो तुम सिर्फ अकाउंट सीखो, डेबिट क्रेडिट सीखो, फाइनल अकाउंट्स बनाओ, पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाओ, एनपीओ के अकाउंट्स बनाओ, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, इशू ऑफ बोनस, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तुमने सीख लिया। अब आओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, ठीक है। और CA फाइनल पे तुमको पढ़ाएंगे इंड AS, दैट इज IFRS प्लस कार्विन लेस कार्व आउट्स, ठीक है, डन। अब
2015 वो शुभ साल था जिस दिन इंडिया ने इंड एएस, देखो यहां पे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस करने के बाद आईएफआरएस लिया गया, उसमें चेंजेस सोचे गए, ठीक है, चेंजेस सोचने के बाद कुछ प्लस किया कुछ माइनस किया, ये करते करते हमें 9 साल लग गए और 2015 में फाइनली इंडिया में इंड एएस, दैट इज आईएफआरएस प्लस कार्व इन लेस कार्व आउट आल्सो नोन एज इंड एएस, अप्लाई कर दिया गया मैंडेटरी। किन पे, किन पे, अच्छा ये जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं ये सब तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं, और इससे एमसीक्यू आ सकते हैं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई बिलीव सो लगना चाहिए। तो अब इंड एएस मैंडेटरी कर लिया गया, किसके लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए। भाई साहब अगर लिस्टेड कंपनी, वो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में है, जिनके शेयर आप और मैं खरीदते हैं, वहां पे घपले हो गए तो दिक्कत हो जाएगी बाबा, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी में अप्लाई किया, या वो कंपनी जो लिस्टेड होने जा रही है, जो कंपनी लिस्टेड है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, भाई साहब तुमको इंड एएस अप्लाई करना पड़ेगा। या तो फिर यहां पे और है, हां, या तो कोई ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। 2015 में बोला कि 500 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, 500 करोड़ या ऊपर उसके नेटवर्थ है तो उस पर इंड एएस अप्लाई होगा। बट धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने इस 500 करोड़ को 250 करोड़ कर दिया है। तो आज के तारीख में लिमिट क्या है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है उसको इंड एएस अप्लाई करना पड़ेगा, या तो फिर कोई कंपनी जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ उसका नेटवर्थ है एज ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर, उस कंपनी को इंड एएस अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर आपने ये 500 करोड़ का क्यों बताया, कुछ अटेम्प्ट पहले के आरटीपीज में, ठीक है, बेसिकली ये पूछ लिया गया था, आरटीपी या एमटीपी थी, ये पूछ लिया गया था कि भाई साहब टर्नओवर लिमिट बताओ किस पे इंड एएस अप्लाई होगा, और ऑप्शन में 500 करोड़ था, इसलिए मैंने बताया कि जब 2015 में ये मैंडेटरी किया गया था तब 500 करोड़ का लिमिट था, आज है 250 करोड़ का लिमिट, ठीक है। अच्छा, जिस कंपनी पे इंड एएस अप्लाई हो गया उसकी होल्डिंग कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी, उस पे भी इंड एएस अप्लाई हो जाएगा। लाइक अगर मैं बोलूं, आप एक कंपनी का नाम लेता हूं मैं आपके सामने, आदित्य बिरला ग्रुप, सब पहचानते हैं आदित्य बिरला, जिसका वोडाफोन आइडिया भी है, अभी रिसेंटली उन्होंने अपना ज्वेलरी ब्रांड भी शुरू किया है, परफेक्ट। रिलायंस की बात कर लो, रिलायंस के अंडर पता नहीं 300-400 कंपनी, रिलायंस मेन कंपनी, रिलायंस के साथ जियो, रिलायंस रिटेल, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फिर वो करंटली अभी ये उसने एक्वायर भी किया नेटमेट्स को, ठीक है। तो नेटमेट्स क्या है, सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस की, ठीक है। जियो क्या है, सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस की, रिलायंस मेन कंपनी, ये सब उसकी सब्सिडरी कंपनी है। अगर रिलायंस पे इंड एएस अप्लाई हो गया तो ये सब कंपनीज पे इंड एएस अप्लाई हो गया। अच्छा, रिलायंस पे इंड एएस अप्लाई नहीं होता, उसकी सब्सिडरी कंपनी मतलब उसकी बच्ची छोटी बच्ची, उस कंपनी पे इंड एएस अप्लाई हो गया। तो अगर नेटमेट्स जो कि रिलायंस की सब्सिडरी है, सब्सिडरी पे अप्लाई हुआ तो उसका होल्डिंग कौन है, रिलायंस, तो रिलायंस पे भी इंड एएस अप्लाई हो जाएगा। क्या रिलायंस पे इंड एएस पहले था क्या, नहीं, बट उसकी सब्सिडरी नेटमेट्स जो कि ऑनलाइन फार्मेसी का स्टोर है, अगर उस पे अप्लाई हो गया जो कि उसका सब्सिडरी है, तो रिलायंस पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। तो पूरे खानदान में होल्डिंग और सब्सिडरी, पूरे खानदान में अगर एक जन पे भी इंड एएस अप्लाई हो गया तो सब पे इंड एएस अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इंड एएस बहुत चिपकू है, हां, जैसे तुम्हारी एक्स है ना जा ही नहीं रही थी, हुआ ना तुम्हारे साथ ऐसा। तो इंड एएस अगर एक बार अप्लाई हो गया तो जीवन भर अप्लाई होगा, एक बार अप्लाई हो गया तो जीवन भर। सर हम लिस्टेड थे तब इंड एएस हम पे अप्लाई हुआ था, अब हम लिस्टेड है ही नहीं, हम स्टॉक मार्केट से अनलिस्ट हो गए, क्या फिर भी हम पे इंड एएस अप्लाई होगा? हाँ। सर हमारी नेटवर्थ 250 करोड़ थी तो हम पे इंड एएस अप्लाई हो रहा था, अब नेटवर्थ 250 करोड़ से कम हो गई, क्या फिर भी इंड एएस अप्लाई होगा? हाँ अप्लाई होगा।
ठीक है, तो एक बार चिपक गया तो चिपक गया। अच्छा, अब यहां पे एक नीचे लाइन लिखी हुई है, एक्सक्लूडिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। एचडीएफसी बैंक, क्या एचडीएफसी बैंक एक लिस्टेड कंपनी है? हाँ 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 हाँ। तो क्या एचडीएफसी बैंक पे इंड एस अप्लाई होना चाहिए? हाँ 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 हाँ। लेकिन सेबी, सेबी ने बोला करो ना प्लीज। आरबीआई है वहां से, आरबीआई ने बोला यार सुनो, एचडीएफसी बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, मेरे हिसाब से अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, आरबीआई ने मना किया तो क्या गवर्नमेंट मना करेगी? हाँ। तो बेसिकली बेसिकली बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पे इंड एएस अप्लाई नहीं होता। जो हमारी भारत की सरकार है उस पे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कुछ भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, जो हमारी भारत की सरकार है, ठीक है, उस पे तो कुछ अप्लाई नहीं होता। सरकारी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की सरकार पे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका समरी था इंड एएस का। मजा आ गया? अरे रे सर 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 सर, यहां पे नेटवर्थ का मतलब क्या होता है ये तो बता दो। नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। अच्छा, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दोनों आते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सरप्लस, सब आ जाएगा। ठीक है, डन, अलाइंड है यहां पे राजा सबको? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आईएफआरएस में इंडिया ने कुछ प्लस किया कुछ माइनस किया इंडियन बिजनेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। तो इंडिया ने क्या किया, आईएफआरएस को कन्वर्ट किया प्लस माइनस करके इंड एएस में। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है? आईएफआरएस विथ सम चेंजेस। अच्छा, तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने आईएफआरएस को कॉपी पेस्ट डिट्टो अप्लाई कर दिया। क्या उन्होंने अपनी बुद्धि अप्लाई की? क्या नहीं, आईएफआरएस अप्लाइड एज इट इज। इंडिया ने क्या किया, थोड़ी मेहनत की, थोड़ी बुद्धि लगाई, हमारे देश के हिसाब से जो भी रेलेवेंट चेंजेस मॉडिफिकेशन हमें करने थे वो हमने कर दिए। ठीक है, और हमने आईएफआरएस को कन्वर्ट कर दिया, हमने आईएफआरएस को कन्वर्ट किया प्लस माइनस करके इंड एएस में। समझा? कन्वर्जेंस स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है इंडिया ने। ठीक है, कोई चाहे तो डायरेक्टली आईएफआरएस को ऐसे भी अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। अब सर, हमें यह समझ गया आईएफआरएस क्या होता है। वो लाया गया था सन 2000 में। ठीक है, किसने लाया था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने लाया था, जिसने आईएएससी के इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमिटी के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी ले लिए और अपना एक नया सीरीज भी चालू कर दिया। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने लाया था? आईसीआई का एक बॉडी बनाया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उन्होंने एएस देना शुरू किया। अच्छा, एएस अपने मर्जी से चला सकते हैं क्या? कैसे भी? हां, आप एएस बना तो सकते हो, लेकिन एएस बनाते वक्त जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसे किस चीज पे एएस बनाना है ये तो पता होना चाहिए। अरे हमको पता ही नहीं, दिल्ली जाना है और मैं बैठ के टिकट बुक कर रहा हूं, उसका कोई मतलब है क्या? मेरे को पता ही नहीं पुणे कौन सा कब कितने बजे पहुंचना है और मैं पुणे की टिकट बुक कर रहा हूं, उसका कोई मतलब है क्या? नहीं। तो पहले पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो आईसीएआई ने बनाया है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई साहब ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा मैटर ऑफ कंसर्न है जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नीड है। एग्जाम्पल के लिए AS7 आया, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है,
आपने इन्वेंट्री पढ़ा हुआ है सीए फाउंडेशन में, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सही प्रोसीजर, सही स्टैंडर्ड, सही प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए? हां, क्योंकि आपको ही पता है क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री होता है हमारा, और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक में ऊपर नीचे किया तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो जाएगा। यस, तो क्या आईसीएआई ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए क्या ले डाउन किया है कि भाई सबसे पहले तुम ये देखो कि दिक्कतें कहां पे है, एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है, लाइक इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, भाई साहब वहां पे दिक्कत आ रही है, तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला ये दो टॉपिक हो गया अपने पास, ठीक है। एक हो गया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग करना, एक हो गया इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना। तो अब उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया, कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस बिठाए कि भाई तुम बोर्ड का पार्ट हो, अब तुम सोचो, अब तुम सोचो यहां कैसे किया जा सकता है, ठीक है। फिर जो उस ग्रुप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के जो मेंबर थे, उन्होंने अपना एक्सपोजर ड्राफ्ट निकाला। ड्राफ्ट का मतलब अभी ये फाइनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमारे हिसाब से होना चाहिए। और एक्सपोजर ड्राफ्ट का मतलब ये ड्राफ्ट अब पब्लिकली इंडिया में सबको दिया जाएगा। सबको मतलब क्या घर पे भेजेंगे? नहीं रे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वेबसाइट पे डलवा देगा कि ये एक्सपोजर ड्राफ्ट है जो पब्लिक के लिए शेयर किया जा रहा है। पब्लिक चाहे तो अपना इसमें कुछ ओपिनियन, कमेंट्स दे सकती है, ठीक है। ये ओपिनियन और कमेंट्स आपको 45 डेज के अंदर देने पड़ते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन, ठीक है। तो अब सर्कुलेशन क्यों करते भाई? तुम अपना व्यू बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या इसमें कोई चेंजेस चाहिए क्या? तो बहुत सारे सीएस, बहुत सारे डिफरेंट बॉडीज, लाइक बिजनेस एसोसिएशंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये सब अपना व्यू देते हैं इस चीज पे, ठीक है। और ये जो भी चेंजेस रिकमेंड करते हैं, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वो सारे के सारे चेंजेस अपने एक ड्राफ्ट में डालेगा? नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलेगा कि भाई साहब जो कमेंट्स और सजेशन आए हैं ना, 10 कमेंट्स एंड सजेशन टोटल में आए हैं, इसमें से ना 4 लॉजिकल लग रहे हैं और हमें लगता है कि ये चीज को हमने चेंज कर देना चाहिए। तो बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो लॉजिकल रेलेवेंट कमेंट्स या सजेशंस रहते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करता है और अपना फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट निकालता है, ठीक है। अब फाइनल निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? आपके सामने एक और प्रोसेस दिया हुआ है कि भाई अभी भी कुछ और कमेंट्स है क्या, बता दो। हो सकता है कोई लेट लतीफ आया हो, चल तू भी बता दे। एंड उसके बाद फाइनल हो जाता है कि भाई ये फाइनल ड्राफ्ट है, और जैसे वो फाइनल ड्राफ्ट हो गया तो आपका वो फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या बन जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब मैं यहां पे कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका बन गया, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस पे अप्लाई होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे भी अप्लाई होता है, लाइक पार्टनरशिप फर्म, लाइक प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है। इन सब पे अप्लाई होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे अप्लाई होता है, ठीक है। और एक हो गया आपका कॉर्पोरेट एंटिटीज। एक हो गया आपके लिए कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब कंपनी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए वो डायरेक्टली नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे अप्लाई हो जाएंगे। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, इन सब पे अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर कॉर्पोरेट एंटिटीज लाइक कंपनीज, लाइक क्या कंपनीज तो कॉर्पोरेट एंटिटी होती है, कॉर्पोरेट एंटिटीज दैट इज कंपनी, अगर कंपनी पे अप्लाई करना है, कंपनी पे अप्लाई करना है तो थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो अब मैंने आपके लिए पूरा प्रोसेस लिख दिया, ठीक है, हमारे लैंग्वेज में, ठीक है, कि सबसे पहले
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आइडेंटिफाई करेगा एरिया जहां पे नीड है, लाइक इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कमिटी के उसके अंदर मेंबर्स है, वो बोलेगा कि भाई इस पे स्टडी करो और बनाओ, बनेगा एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक्सपोजर ड्राफ्ट पब्लिक को दिया जाएगा कमेंट्स के लिए, कमेंट्स आएंगे, हम उन कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे और हमारा फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाएंगे। जैसे ही वो फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट हम आईसीआई काउंसिल को देंगे, वो आईसीआई काउंसिल अप्रूव करेगा। अब जैसे आईसीआई काउंसिल अप्रूव कर देगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया। किनके लिए? किनके लिए? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। पोस्ट आईसीआई काउंसिल अप्रूवल। लेकिन अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज के लिए, बट ऑब्वियस उनके लिए ही होते हैं मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे जाएगा नाफ्रा के पास, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए। ये गवर्नमेंट की एक समझ लो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। वो उसको रीड करेगी, उसको अच्छे से समझेगी, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ओपिनियन सजेशंस लेगी, और फिर जब नाफरा को लगता है हाँ भाई ठीक है, तो नाफरा उसे रिकमेंड करती है एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसे फिर नोटिफाई करती है कंपनीज के लिए। तो कंपनीज के लिए स्टेप बढ़ जाते हैं। कंपनीज के लिए कोई भी एएस कब अप्लाई होगा? वंस approved by NAFRA, National Financial Reporting Authority, and notified by MCA, notified by Ministry of Corporate Affairs. डन राजा, ये पूरा था आपका प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ एएस। ठीक है, अलाइंड? साउंड्स इंटरेस्टिंग टिल नाउ? अच्छे से ध्यान जा रहा है सबका? एक ब्रेक चाहिए, तुम ब्रेक ले लो, बट मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं। यहां पे पॉज कर लो, बंद करना है बंद कर लो, वापस से रिज्यूम कर लेना, अच्छे से पूरा पढ़ लेना, एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, डन। अब आगे क्या है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मुझे एक बात बताओ, हमने हमारे सीए फाउंडेशन लेवल पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ठीक है, कि एक कोई भी चीज के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पढ़े थे, क्या होने चाहिए बताओ? सर वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यही पढ़े थे। यस और नो? जाके एक बार चेक करो, तुमने यही पढ़ा है फाउंडेशन लेवल पे, थियरी के अंदर। हाँ, अगर थियरी नहीं पढ़ी तो बात की बात है। तो क्या वो ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थे? हाँ सर। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएंगे? हाँ। तो क्या मैं बोल सकता हूं वही सेम ऑब्जेक्टिव्स आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के होंगे, वही सेम बेनिफिट्स आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के होंगे? तो चलो एक काम करो, मैं चाहता हूं एक बार आप लिखो, ठीक है, एक बार आप लिखो खुद से कि आपके हिसाब से क्या क्या है, एक बार लिखो। सबसे पहले बेनिफिट्स बात करते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स, और मैं आपको यही से लर्न करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव्स। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहला बेनिफिट कि भाई साहब, क्योंकि हर इंसान सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा है, ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा है, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट होते हैं। आप लिख सकते हो कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंपेरेबल। भाई रिलायंस ने और टाटा ने, दोनों ने, ठीक है, रिलायंस बात नहीं करते, टीसीएस और इंफोसिस दोनों ही आईटी कंपनी से, दोनों ने कंसिस्टेंसी दिखाई है और दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल रहेंगे अगर दोनों ही
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। क्या आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे? हाँ। क्या सालों साल इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट रहेंगे? लाइक डेप्रिसिएशन का कुछ पॉलिसी अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो सालों साल वही पॉलिसी फॉलो करेंगे? यस और नो? एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के बाद, यहां पे मैंने अकाउंटिंग अंडरस्टैंड लिख दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के बाद क्या मैं ये बोल सकता हूं आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे, ठीक है, वो आपके अंडरस्टैंडेबल रहेंगे इजीली? ओके सर, अंडरस्टैंडेबल रहेंगे क्योंकि हर एक ने कॉमन चीज पढ़ी है और कॉमन चीज अप्लाई हो रही है। कंपेरेबल रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे। बॉस, यही चीज तो हमें चाहिए थी। ट्रांसपेरेंट रहेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब अगर कुछ मेजर इश्यू हो चुका है, लाइक हमने पढ़ा था कि यार कंटिंजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी के अंदर सीए फाउंडेशन लेवल पे कि एप्पल पे अगर कंपनी ने, एक बंदे ने केस किया, बैटरी गेट केस, ठीक है, वो केस था $100 मिलियन का। ये केस की वजह शायद ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा फटका पड़ जाए अगर हम लीगल केस हार गए तो क्या ये चीज हमें हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बतानी चाहिए? हाँ, बतानी चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। सर, ट्रांसपेरेंसी का हमारे लैंग्वेज में एग्जांपल दो, ठीक है। अगर समझो, मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है। मैं अपने जमाने में, ठीक है, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, आज से 15 साल पहले जब मैं आपकी उम्र, 15 नहीं रे, आज से 10 साल पहले जब मैं आपकी उम्र का होगा, ठीक है, मैं छोटा है ना, देखो मैं स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, आगे की लाइन कुछ मत बोलना, ठीक है, मैं इनोसेंट है, देखो। हाँ, तो अब कहां पे था मैं? हाँ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, ठीक है, क्या हुआ, एक दिन मेरे जीवन में ऐसा समय आया, वैलेंटाइन दिन का समय था, वैलेंटाइन डे था, ठीक है, कि मेरी 4 फ्रेंड थी, मेरे को चारों से मिलने का मौका मिला, ठीक है। 12 बजे एक से मिला, 3 बजे दूसरे से मिला, 6 बजे तीसरे से मिला और 8 बजे चौथी से मिला, ठीक है। रात को मैं घर आया, मम्मी ने पूछा कि आज पूरा दिन तूने क्या किया। अगर मैं मम्मी को यह बोलूं कि मम्मी, मैं अपने फ्रेंड निखिल के घर बैठा हुआ था, हम गेम खेल रहे थे, तो क्या मैं ट्रांसपेरेंट हूं? मैं झूठा है, मैं झूठा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अपनी मम्मी को यह बोलूं कि मम्मी, आज सुबह मैं 12 बजे इससे मिलने गया था, 3 बजे इससे मिलने गया था, 6 बजे इससे मिलने गया था, 8 बजे इससे मिलने गया था, मैंने मेरी मम्मी को हर चीज सच बताई, मेरे मम्मी ने मेरे पापा को हर चीज सच बताई, मैं मेरी मम्मी से ट्रांसपेरेंट था, मेरी मम्मी मेरे पापा से ट्रांसपेरेंट थे और मेरे पापा मेरे साथ लात जूतों के साथ ट्रांसपेरेंट थे। तो क्या तुमको ट्रांसपेरेंसी दिख रही है? कितने ट्रांसपेरेंट है हम आपस में? मैं हर चीज जो करता हूं वो बता देता हूं, तो दैट इज मेंट बाय ट्रांसपेरेंसी। और क्योंकि हर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आती है वो रिलेवेंट भी होती है और वो रिलायबल भी होती है। ये हो गए आपके बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसी को आप अगर पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे, इसी को अगर आप पैरा फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या बन जाएंगे? यही आपके क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिर्फ इनको डिस्क्राइब करना और वो आपके क्या बन जाएंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बनाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, एएसबी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, तो एएसबी ने कुछ इश्यूज थे जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, परफेक्ट। वो इश्यूज को देखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से इश्यूज को एड्रेस करता है? ये इश्यूज किसने सोचे थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने सोचे थे जब वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहा था। तो नॉर्मली हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये 4 से 5 इश्यूज को डील करता है, ठीक है। तो अब मुझे बात बताओ, एक चीज समझाओ मुझे, तो मुझे एक बात बताओ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमने पढ़ा है फाउंडेशन में, उसी को लेके हम बात करते हैं, ठीक है।
क्या मैं ये बोल सकता हूं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर हमें बताया गया है कि लीफो कब लगाना, फीफो कब लगाना, वेटेड एवरेज कब लगाना, हमने डिस्कस भी किया गया है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, तो क्या उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर इन्वेंट्री को वैल्यू करने का, मेजर करने का कुछ डिटेलिंग, कुछ पैराग्राफ्स हो गए? हाँ सर। तो वो मुझे बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कि भैया अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हो, इन्वेंट्री का वैल्यू मेजर कर रहे हो, तो कैसे कैसे करना, ठीक है। डन। अच्छा, क्या मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये भी बताता होगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के बाद उसका प्रेजेंटेशन कैसे देना? इसका मतलब उसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे लिखना, कहां पे दिखाना, क्या ये मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता होगा? हाँ बताता होगा, ठीक है। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉग्निशन के बारे में बात करता होगा? रिकॉग्निशन एज इन हमने अक्रूवल पढ़ा हुआ है, मर्केंटाइल सिस्टम होता है और एक कैश बेसिस सिस्टम होता है, ठीक है। तो कब हमें अक्रूवल के हिसाब से चलना है, कब हमें कैश के हिसाब से चलना है, क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने हमें बताया होगा? हाँ सर बताया होगा। और अगर आप पे कोई केस है, बैटरी गेट केस जैसा, जिसमें आपको हो सकता है कि करोड़ एंड करोड़ रुपीस चुकाने पड़े, क्या वो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए? यस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि क्या क्या चीजें आपने डिस्क्लोज भी करनी चाहिए। अगर आपने अपना मेथड चेंज किया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, पहले आप लीफो में थे, आपने शिफ्ट कर लिया फीफो पे, तो यह आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि पहले मेरा लीफो था, अब मेरा फीफो हुआ है, और फीफो करने की वजह से क्या चेंजेस आए हैं मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ये चार चीजें आपको बताता है कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। डन है? डन। रिकॉग्निशन को कब, रिकॉग्निशन मतलब कब अकाउंटिंग करना उस चीज की, अकाउंटिंग करना मतलब रिकॉर्ड करना, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाओगे? अच्छा, किस बेसिस पे, कैसे वैल्यू करना? मेजरमेंट करने का मतलब, मेजरमेंट करने का मतलब कैसे वैल्यू करना? अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, कितने अमाउंट को हमने रिकॉर्ड करना चाहिए? पहले बात, रिकॉग्निशन क्या बताता है, कब रिकॉर्ड करना चाहिए। मेजरमेंट क्या बताता है, कितना रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रेजेंटेशन क्या बताता है, कहां रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, कब रिकॉर्ड करना, कितना रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके कहां दिखाना, ठीक है। एंड अगर कुछ आपको डिस्क्लोजर देने, आपने मेथड्स में चेंज किए तो डिस्क्लोजर। ये हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन कंसर्न्स को एड्रेस करता है। अलाइंडर आ जाए यहां पे सबको। अब आपके सामने एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि सर इन डेज जो आपने अभी पढ़ा, अभी तक आपने एस की बातें की थी, इसके बाद देखो, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, फिर हम चलेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, और फिर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब सर अगर कोई कंपनी इंड एएस फॉलो करती है तो उसको उसके बेनिफिट क्या मिलता है? मैं आपके सामने कंपनी के एग्जांपल लेना चाहूंगा। इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इस कंपनी का काम नाम क्या है? इन्फोसिस, ठीक है राजा। अब अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं, इन्फोसिस इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। परफेक्ट।
इंफोसिस इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है। क्या इंफोसिस में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब बाहर की कंपनियां जैसे ब्लैक रॉक, ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी बाहर विदेशी कंपनियां भी इंफोसिस के शेयर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं? क्यों खरीदते हैं? बिकॉज इंफोसिस ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त किसे फॉलो किया है? इंड एएस को। इंड एएस क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ प्लस माइनस करके इंड एएस बनाया गया है। तो अब इंफोसिस ने इंड एएस को फॉलो किया है, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो देश विदेश के बैठे हुए हैं, कुछ विदेश में बैठे हुए, कुछ हमारे देश में बैठे हुए हैं, इंडिया में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ इंडिया के बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो अगर इंफोसिस का शेयर खरीदना चाहते हैं, क्या वो कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे इंफोसिस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि इंड एएस के अनुसार बनाए जा रहे हैं? हां राजा, वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले विदेश का पैसा इंडिया में आता है, ग्लोबल कैपिटल इनफ्लो इनटू इंडियन मार्केट्स, ठीक है। सबसे पहले विदेश का पैसा इंडिया आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब मान लो इंफोसिस को इंडिया में तो वो लिस्टेड है, बट इंडिया के बाहर भी उसे लिस्ट होना है कोई तो भी स्टॉक मार्केट में, लाइक नैस्डैक पे जाना है यूएस में, या एनवाईएससी, मतलब उसे फॉरेन कोई दूसरे देश का स्टॉक मार्केट है, वहां पे जाके भी अपने स्टॉक को लिस्ट करवाना है, ठीक है। क्या अगर वो इंड एएस फॉलो कर रहा है, ये इजी हो जाएगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप एकदम से पहुंच के आपको लिस्टिंग मिल जाएगी ना, ये इजी हो जाएगा। बहुत इजी हो जाता है राजा, जब आपको पता है कंपनी इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं लगभग उन्हीं को फॉलो कर रही है, तो बहुत इजी हो जाता है उसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवाना, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे बात बताओ, इंडिया ने अगर बोला इंडिया में इंड एएस आईएफआरएस सब तेल लेने गया, इंफोसिस तुमको एएससी अप्लाई करना है, ठीक है। अगर इंडिया में बोला गया सब चीज तेल लेने गया, इंफोसिस तुम्हें तो एएस ही फॉलो करना है, इंड एएस नाम की चिड़िया ही नहीं है इंडिया में। मनमोहन सिंह जी ने जो 2006 में बोला था वो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, मान लो अभी तक हमने इंड एएस आईएफआरएस इंडिया में अप्लाई नहीं किया, तो अब तुम समझो हार्डशिप इंफोसिस के लिए। वो पहले तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के थ्रू रिकमेंडेड है, उसके अनुसार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। फिर इंफोसिस क्योंकि इंडिया के बाहर मान लो यूएस या यूरोप कहीं तो भी लिस्टेड है, वहां के स्टॉक मार्केट पे भी इंफोसिस लिस्टेड है, तो आईएफआरएस फॉलो करना पड़ रहा है। आईएफआरएस के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसके अनुसार भी उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ रहा है। क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ये खर्चालू काम होता है? इतना सस्ता काम नहीं होता है कि दो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। है आपके पास ट्रांजैक्शन उतने ही, उसी ट्रांजैक्शन से लेजर पोस्टिंग हुई है, उसी लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस बना है। अब एक ट्रायल बैलेंस से दो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, एक इंडिया के लिए और एक इंडिया के बाहर के लिए, क्या यह खर्चालू काम होगा? हां सर, खर्चालू काम होगा। तो अब अगर इंफोसिस इंड एएस फॉलो कर रही है, इंड एएस फॉलो कर रही है, क्या इंड एएस की मान्यता इंडिया में है? हां है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं
कि इंड एएस फॉलो करने से इंफोसिस कॉस्ट इफेक्टिवनेस अचीव कर पाएगी? अरे ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, बट अब उनको कंपैरेटिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाना, ठीक है, कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होगा। पहले भी पे करती थी, बट अभी कंपैरेटिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चीपर रहेगा, थोड़ा कम खर्च आएगा। पहले 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ रहे थे, अभी एक ही बनाना पड़ेगा इंड एएस के अनुसार। ये है आपके 3 की बेनिफिट। इसके अलावा 1-2 बेनिफिट आपको आपके मॉड्यूल में दिख जाएंगे, बट ये है मेजर 3 की बेनिफिट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो ये वाला है कि भाई इंडिया का स्टॉक मार्केट तभी ग्रो होगा जब विदेश का पैसा इंडिया में आएगा। और स्टॉक मार्केट ग्रो होना इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर द इकोनॉमी। ऐसा बोला जाता है जिस कंट्री का स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, यह माना जाता है वो देश भी ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अगर आप ये देखोगे, कोई इंडिया के बाहर बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, जिसको इंडिया में पैसा लगाना है, वो ये देखेगा कि इंडिया का स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर इंडिया का स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब इंडियन इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है। अलाइंड है? अब कुछ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एडवांटेजेस सेटिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये आपके पास है, मैंने आपके साथ जैसे यहां पे कंपेरेबल लिखा है, मैं इसे खराब नहीं करूंगा हाईलाइट करके, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा चाणक्य नीति बैच के अंदर फॉर इंटर, उसके अंदर ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपने पहले ये पूरा थियरी पढ़ा, फिर आपने ये पीडीएफ देखे, आपको क्विकली लर्न हो जाएगा सब कुछ, ठीक है राजा। इसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे इशू करते हैं उसके बारे में बात की गई है, क्लियर। उसके बाद व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ आईएफआरएस, सिग्निफिकेंस ऑब्लिक आप बेनिफिट बोल सकते हो। ग्लोबल स्टैंडर्ड क्रॉस बॉर्डर फ्लो, ठीक है। ग्लोबल लिस्टिंग improves ability of investor to compare investment on global basis and facilitate cost effectiveness, ठीक है। ये 4 चीजें यहां लिखी हुई है और ये सेम चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कार्विन कारआउट के बारे में बात की हुई है। अब आगे बढ़ते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा किस कंपनी पे इंड एएस लगाना, किस पे एएस लगाना, ठीक है। मैं आपको सबसे क्लियर, पहला स्टेप क्या होना चाहिए जब भी आप इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब अप्लाई करना इंड एएस, कब एएस। सर इंड एएस तो हमारे सिलेबस में नहीं है, इंड एएस आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा जानकारी ले लो, क्योंकि आपके सिलेबस में इंटर लेवल पे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके अंदर आईएफआरएस की बातें की हुई है। तो मैं थोड़ी बातें आईएफआरएस की इसलिए कर रहा हूं एएस के साथ में। आईएफआरएस मतलब इंड एएस के साथ साथ में एएस की बातें भी कर रहा हूं, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपने चेक करना है क्या वो एक कॉरपोरेट एंटिटी है। चेक, कॉरपोरेट एंटिटी है। कॉरपोरेट एंटिटी मतलब कंपनी और नॉन कॉरपोरेट लाइक पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, आखिर जिसकी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बना रहे हो। लाइक अगर वीसीए के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं तो वीसीए एक कंपनी है, इट्स अ कॉरपोरेट एंटिटी, ठीक है। बट अगर मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, आरडीआर, क्या वो पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी है? नहीं, वो एक नॉन कॉरपोरेट एंटिटी है। तो अगर वो कॉरपोरेट एंटिटी है या अगर वो नॉन कॉरपोरेट एंटिटी है, सर वो नॉन कॉरपोरेट एंटिटी है, तो बेटा नॉन कॉरपोरेट एंटिटी पे क्या अप्लाई होता है? नॉन कॉरपोरेट एंटिटी पे अप्लाई होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स issued by
ICAI, ठीक है। अगर वो कॉर्पोरेट एंटिटी है लाइक कंपनी, ठीक है सर, वो तो एक कंपनी है, तो उस पे या तो इंड एएस अप्लाई हो सकते हैं या तो एएस अप्लाई होंगे। उस पे इंड एएस अप्लाई होंगे या तो उस पे एएस अप्लाई होंगे। सर इंड एएस कौन सी कंपनीज पे अप्लाई होते हैं? हमने जस्ट अभी अभी लर्न किया था। इंड एएस किस पे अप्लाई होते हैं? लिस्टेड या इन अ प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ठीक है, लिस्टेड और इन अ प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। उसके बाद नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा, ठीक है, या इन दोनों, इनमें से किसी एक का अगर अप्रूवल हो गया तो इसकी होल्डिंग या सब्सिडरी एक्सक्लूडिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इंड एएस किस पे अप्लाई होगा? लिस्टिंग कंपनी और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, नेटवर्थ दैट इज शेयर होल्डर फंड ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ एज ऑन 31 मार्च। ये और वाला सिनारियो, इन दोनों में से कोई एक भी हुआ तो चलेगा। और इनकी होल्डिंग और सब्सिडरी एक्सक्लूडिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा अब सुनो, आप जब आईसीआई के एग्जामिनेशंस में आंसर लिखोगे, ठीक है, तो आईसीआई आपको पूछेगा क्या इस कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। तो अगर आपने आंसर लिखा कि हाँ भाई इस पे अप्लाई होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएआई, आपको रॉन्ग मिल जाएगा। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आईसीएआई इशू करता है ना, हाँ, लेकिन कंपनी के केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीएआई काउंसिल के थ्रू अप्रूव हो गया, वो किसके पास जाता है? नाफरा के पास। नाफरा के पास वो जाता है फिर एमसीए, एमसीए उस पे कुछ रूल्स, एमसीए फिर उसको नोटिफाई करता है, ठीक है। एमसीए क्या करता है? उसे नोटिफाई करता है। अब एमसीए नोटिफाई करता है तो एमसीए कुछ रूल्स के अंदर वो डाल देता है। एमसीए ऐसे नहीं बोलता है कंपनी तुमको ये एएस अप्लाई होगा ना, वो एक रूल बनाता है और उस रूल के अंदर इस एएस को डाल देता है। तो इंड एएस के लिए कौन से रूल्स बनाए हैं एमसीए ने? कंपनीज इंडियन एएस रूल्स। अच्छा एवरीवन विथ मी, कब मैंडेटरी हुआ था इंड एएस का एप्लीकेशन इंडिया में? इंड एएस का एप्लीकेशन मैंडेटरी कब हुआ था इंडिया में? कौन सा सर, मेरे को याद नहीं आ रहा, 2015 था ना? यस, कब का साल था? 2015 था। इंड एएस मैंडेटरी कर दिए गए थे, ठीक है। अब इंड एएस कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी कर दिए गए थे। कौन सी कंपनीज आपके सामने हैं? तो ये रूल्स में क्या आएगा? कंपनीज इंड एएस रूल 2015, ठीक है, अलाइंड। अब अगर कोई कंपनी पे इंड एएस अप्लाई नहीं हो रहा है तो उस कंपनी के लिए अलग से नोटिफाई किया गया है कुछ रूल्स। अरे रूल्स कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आईसीए ने दिया, एमसीए ने उसे कॉपी किया, उस रूल्स के अंदर पेस्ट कर दिया, बस खत्म। ये है कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, डन। वो होता बेसिकली आईसीए का ही बनाया हुआ। लेकिन जब आप आंसर लिखोगे ना, तो आंसर लिखते वक्त आप इशूड बाय आईसीए कब बोलोगे? जब वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है। लेकिन अगर वो कॉर्पोरेट एंटिटी है तो आपको लिखना है एज पर
कंपनीज इन ब्रैकेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पूरा लिख लेना, रूल्स 2021, ठीक है, एज पर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021, ये आपने लिखना है, ठीक है, डन। अच्छा, ये रूल्स एग्जेम्पशंस के बारे में बताता है कि कौन सी कंपनी को कौन सा एएस अप्लाई नहीं करना है, एग्जेम्पशंस के बारे में बातें होती है। अलाइंड, सबको सॉर्टेड है, यहां तक सबको एकदम चोखा चोखा आगे बढ़ सकते हैं। बाद में मत बोलना कि सर ये समझ में नहीं आया, ये ध्यान नहीं आया, अदरक लहसन अमका डिमका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार क्विक रिकैप, अगर आप एक कंपनी हो, ठीक है, और कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, या जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, तो उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी पे इंड एएस अप्लाई हो जाएगा। बट अगर कंपनी बैंकिंग और इंश्योरेंस है तो लिस्टेड होगा, तब भी उस पर इंड एएस अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज आरबीआई का 36 है। ओके, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस पे क्या अप्लाई होता है, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपनी के लिए रूल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एएस दे दिया, वो एएस को कॉपी किया जाएगा, इन रूल्स के अंदर पेस्ट किया जाएगा, और अगर कुछ एग्जेम्पशंस देने तो दे दिए जाएंगे। तो अगर आप इंड एएस के रिगार्डिंग रूल्स की बात कर रहे हो तो कंपनीज इंड एएस रूल्स 2015, और नॉर्मल एएस की बात कर रहे हो तो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021। ये आंसर्स में खासा ध्यान देना लिखते वक्त। हाँ सर, बाप रे, ये क्या आ गया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब मुझे बात बताओ, इंड एएस ये नॉन एसएमसी मतलब एसएमसी स्मॉल मीडियम कंपनीज, एसएमसी का मतलब, एसएमसी का मतलब स्मॉल मीडियम कंपनी। तो क्या मैं बोल सकता हूं नॉन एसएमई कंपनी का मतलब ये सारी की सारी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा है? हाँ सर। अब नॉन एसएमई लाइक एचडीएफसी बैंक, मैं एग्जांपल लिख दूं, यहां पे आप रिलायंस ले लो और यहां पे एक एचडीएफसी बैंक ले लो, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या रिलायंस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? हां सर, रिलायंस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। क्या रिलायंस का नेटवर्थ 250 करोड़ है, उससे ज्यादा है? अरे सर, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो उस पे इंड एएस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब, नॉन एसएमई एसएमसी मतलब बिग कंपनी पे इंड एएस कब अप्लाई होगा? जब वो लिस्टेड है, ठीक है, जब वो लिस्टेड है, एक्सक्लूडिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं लिस्टेड कंपनी अगर वो बैंकिंग है या वो इंश्योरेंस है तो उस पर क्या अप्लाई होगा? उस पर अप्लाई होगा एएस। मैं यहां पे 2 मिनट रिमूव कर दे रहा हूं, यहां पे अप्लाई होगा इंड एएस और यहां पे दोनों पे अप्लाई होगा एएस, ठीक है, डन। अब इंड एएस अगर कंपनी लिस्टेड है तो इंड एएस अप्लाई होगा एक्सक्लूडिंग बैंकिंग ऑब्लिक इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं एक बैंक है जो कि लिस्टेड है, क्या उस पे इंड एएस अप्लाई होगा? नहीं। लिस्टेड बैंक ऑब्लिक इंश्योरेंस कंपनी, भले ये लिस्टेड है बट फिर भी इस पे इंड एएस अप्लाई नहीं होगा। एसएमसी का मतलब आपने समझ लिया है, स्मॉल मीडियम कंपनीज, ठीक है। सर, नॉन एसएमसी का एग्जांपल क्या है जिसपे इंड एएस अप्लाई होता है? एग्जांपल रिलायंस, एग्जांपल रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस,
यहां पे आपका एग्जांपल HDFC बैंक, HDFC लाइफ, ICICI बैंक, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड। ठीक है, डन। अच्छा, कोई कंपनी अनलिस्टेड है, अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है, ठीक है, तो उस पर क्या अप्लाई होगा सर? बट ऑब्वियस है, उस पर एएस अप्लाई होगा। ठीक है, उस पर क्या अप्लाई होगा? एएस। वो अगर नॉन एसएमसी है या एसएमसी है, ये तो टर्नओवर्स बता देंगे। ठीक है, अगर कोई कंपनी का नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? वो आपकी क्या बन जाएगी? वो कंपनी जिसपे इंड एस अप्लाई होगा। क्या टर्नओवर वर्नओवर की कुछ रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबको यहां तक अलाइंड है? अच्छा, एक मिनट, मेरे को ये पूरा बॉक्स फिल कर लेने दो। मैं यहां पे, क्योंकि कुछ टर्नओवर के क्राइटेरिया लिखने हैं मुझे, और मुझे कुछ लोन्स के क्राइटेरिया लिखने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो मैं पहले वो लिख लेता हूं, फिर मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके अच्छे से बता दूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डन? यहां पे जैसे आएगा, नेटवर्थ का तो यहां रहता ही नहीं है। ठीक है, मैं एक बार उसका कॉलम भी फिल कर लेता हूं, और फिर हम एक्सप्लेनेशन की बातें करेंगे। तो चलो, ये पूरा मैंने फिल इन कर लिया, अब एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, एसएमसी का मतलब स्मॉल मीडियम कंपनीज। ठीक है, अब स्मॉल मीडियम कंपनीज, और नॉन एसएमसी का मतलब बिग कंपनीज। बिग कंपनीज लाइक रिलायंस, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लाइफ, अशोक लेलैंड, ये सारी कंपनीज। फिर आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, जितनी भी कंपनीज का मैं नाम लिया, ये बड़ी जायंट कंपनीज है। अब देखो राजा, आपको यह समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी कंपनी पे एएस अप्लाई होगा, कौन सी कंपनी पे इंड एएस अप्लाई होगा। पहले मैं बड़ी कंपनीज की बात करता हूं, छोटी कंपनी के बाद में करेंगे। बड़ी कंपनी में मैं दो नाम का एग्जांपल लूंगा। एक कंपनी जो बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर से है, और दूसरी जो बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर से नहीं है, लाइक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा। ठीक है, क्या यह कंपनी बैंकिंग और इंश्योरेंस में है? नहीं। ओके, रिलायंस बैंकिंग इंश्योरेंस में है? नहीं सर, रिलायंस कोई बैंकिंग इंश्योरेंस का। जियो बैंकिंग इंश्योरेंस में है? नहीं। ठीक है, जियो अलग है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग है, मैं अभी जियो की बात कर रहा हूं। ठीक है, जियो टेलीकॉम सेक्टर में। परफेक्ट। तो अब क्या जियो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में? हां सर, जियो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो जियो पे क्या अप्लाई आएगा? इंड एएस। जियो सब्सिडरी है रिलायंस की, जियो सब्सिडरी है रिलायंस की, तो एक बार अगर जियो पे इंड एएस अप्लाई हो गया, तो ऑटोमेटिकली रिलायंस पे भी अप्लाई हो जाएगा। परफेक्ट। अच्छा, चलो मान लो जियो लिस्टेड कंपनी नहीं है। मैं दोनों एग्जांपल दे रहा हूं, एक जगह मैंने बोला कि जियो लिस्टेड है, रियलिटी में जियो लिस्टेड नहीं है। जियो एक अनलिस्टेड कंपनी है? हां सर, जियो एक अनलिस्टेड कंपनी है। जियो का शेयर स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता है। लेकिन क्या जियो का नेटवर्थ, दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या वो 250 करोड़ से ज्यादा है? हां सर, वो 250 करोड़ से ज्यादा है। तो जियो पे क्या अप्लाई होगा? इंड एएस। वापस से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, जियो, रिलायंस, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। चलो, ये 5 कंपनी, क्या ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? सर, जियो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है,
बट रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। क्या इनका नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस क्या 250 करोड़ से ज्यादा है? हाँ सर, हर कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है। तो अब क्या जियो पे इंड एएस अप्लाई होगा? द आंसर इज यस। अब जियो रिलायंस का सब्सिडरी है, जियो रिलायंस का सब्सिडरी है। क्या जियो के वजह से रिलायंस पे इंड एएस अप्लाई हो जाएगा? द आंसर इज यस। अच्छा जियो को हटाओ, क्या रिलायंस लिस्टेड है? हाँ सर, रिलायंस लिस्टेड है। तो क्या रिलायंस पे इंड एएस अप्लाई होगा? हाँ। अब रिलायंस की वजह से जियो पर हो जाएगा। तो तुम समझ रहे हो, एक कंपनी पे अप्लाई हुआ, होल्डिंग या सब्सिडरी सब पे हो जाएगा। परफेक्ट। अच्छा, टाटा मोटर्स पे इंड एएस अप्लाई होगा? हाँ सर, टाटा मोटर्स लिस्टेड है या टाटा मोटर्स का 250 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है। यहां पे तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, हमें तो एक ही कंडीशन चाहिए। अच्छा, टाटा मोटर्स पे अगर इंड एएस अप्लाई होगा तो पूरे टाटा ग्रुप पे इंड एएस अप्लाई होगा। जियो पे अप्लाई होगा तो रिलायंस पे होगा, रिलायंस पे अप्लाई होगा तो पूरे रिलायंस ग्रुप पे अप्लाई हो जाएगा इंड एएस। ठीक है। एचडीएफसी बैंक, क्या एचडीएफसी बैंक पे इंड एएस अप्लाई होगा? नहीं, बिकॉज इंड एएस बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है, इंड एएस इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है। तो इन पे क्या अप्लाई होंगे? एक बार इंड एएस अप्लाई हो गया तो एएस कभी अप्लाई नहीं हो सकता। तो एचडीएफसी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी पे क्या अप्लाई होता है? एएस। दोनों ही बिग कंपनीज है, दोनों ही, पांचों ही, सॉरी, ये सब बड़ी कंपनीज हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी बैंकिंग इंश्योरेंस की है तो उस पे एएस अप्लाई होगा, और अगर वो बैंकिंग इंश्योरेंस की कंपनी नहीं है, ठीक है, तो उस पे क्या अप्लाई होगा? इंड एएस। परफेक्ट। अच्छा, अब जिन कंपनीज पे इंड एएस अप्लाई नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली हम चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि छोटी है या कौन सी कंपनी बड़ी है। क्योंकि सर ये छोटी बड़ी क्यों निकाल रहे हैं? आप सीखोगे एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब कुछ एएस छोटी कंपनी पे अप्लाई नहीं होते हैं, तो वो एग्जेम्पशन देखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। कैसे हम पता करें कि कौन सी कंपनी छोटी है, कौन सी कंपनी बड़ी है जिसपे एएस अप्लाई हो रहा? इंड एएस को भूल जाओ, अभी अभी हम सिर्फ एएस की बात कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी बैंकिंग या इंश्योरेंस से है, ठीक है, तो बॉस 100 बात एक तरफ, वो लिस्टेड हो या लिस्टेड ना हो, उस पे एएस अप्लाई होगा और उसे हम बड़ी कंपनी मानेंगे। उसे हम क्या मानेंगे? बड़ी कंपनी मानेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर वो लिस्टेड नहीं है, ठीक है, लाइक मान लेते हैं 2 मिनट के लिए वीसीए, ऐसा जीवन में कभी होगा हमारे, मान लो वीसीए का टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू है कि ग्रेटर देन है। अगर वीसीए का टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हो गया तो वीसीए का टर्नओवर 250, नेटवर्थ नहीं, टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हो गया तो वीसीए बिग कंपनी में आ जाएंगी। अगर वीसीए का टर्नओवर छोड़ो, वीसीए पे कर्जा 50 करोड़ से ज्यादा हो गया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में कोई भी एक ऐसा दिन हो या कोई भी एक ऐसा मिनट हो जिस दिन वीसीए के ऊपर कर्जा 50 करोड़ से ज्यादा है, तो वीसीए बिग कंपनी में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो कंडीशन है, एनी ऑफ द बिलो है, ठीक है, एनी ऑफ द बिलो है। डन। अच्छा, वापस से एक लास्ट रिकैप फ्रॉम माय साइड। इंड एएस किस पे अप्लाई होगा? जो कंपनी लिस्टेड है, ठीक है,
और अगर वो लिस्टेड कंपनी बैंकिंग इंश्योरेंस है तो उस पर इंड एस अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। या और अगर वो कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस पर इंड एस अप्लाई होगा। लेकिन अगर वो 250 करोड़ से ज्यादा जो कंपनी वो बैंकिंग इंश्योरेंस है तो उस पर वापस इंड एस अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। डन। अब अगर इंड एस अप्लाई नहीं होगा तो एएस की बातें होंगी। एएस की बातें करते वक्त आपको यह पहचानना है कौन सी कंपनी छोटी है, कौन सी कंपनी बड़ी है। अगर वो बैंक की कंपनी है या वो इंश्योरेंस की कंपनी है, बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे वो बड़ी कंपनी है, बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे वो बड़ी कंपनी है, ठीक है। अगर वो बैंक या इंश्योरेंस की नहीं है तो हम टर्नओवर क्राइटेरिया चेक करेंगे, ठीक है। हम क्या चेक करेंगे? टर्नओवर क्राइटेरिया चेक करेंगे। वापस बोल रहा हूं, बैंक या इंश्योरेंस की कंपनी है, स्टॉक मार्केट पे हो या ना हो, हम मानेंगे वो कंपनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। अच्छा, वो अगर बैंक इंश्योरेंस नहीं है, ना वो बैंकिंग कंपनी है, ना वो इंश्योरेंस कंपनी है, ना वो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, बिकॉज अगर लिस्टेड होती तो इंड एस अप्लाई होता था। मतलब ये बैंक और इंश्योरेंस वाली कंपनी नहीं है, ये अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अब यहां पे टर्नओवर चेक किए जाएंगे। अगर टर्नओवर उस कंपनी का जो कि लिस्टेड भी नहीं है, दैट इज अनलिस्टेड, जो कि बैंकिंग कंपनी भी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं है, अगर उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है तो उसे हम बड़ी कंपनी मान लेंगे। लेकिन अगर टर्नओवर 250 करोड़ या उससे कम है, दैट इज लेस देन इक्वल टू, दैट इज लेस देन इक्वल टू 250 करोड़ है तो हम उसे छोटी कंपनी मानेंगे, ठीक है। डन। अगर किसी कंपनी का बोरोइंग, कर्जा करंट ईयर में, अच्छा ये टर्नओवर 31 मार्च को चेक करना पड़ता है, नेटवर्थ 31 मार्च को चेक करना पड़ता है, लेकिन बोरोइंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, कर्जा साल के कोई तो भी दिन में, कोई तो भी मिनट में अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो उसे हम बड़ी कंपनी मानेंगे, अदरवाइज हम उसे क्या मानेंगे? छोटी कंपनी। डन। ये हो गया। तो अब आपको मैं एक सिंपल प्रोसेस बताऊं, मैं एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करता हूं, ठीक है, ज्यादा सोचता ही नहीं हूं। लिस्टेड है तो चेक करता हूं क्या बैंकिंग इंश्योरेंस है। देखो, अब ये फ्लो चार्ट आपके लिए फाइनल वाला और ये आपका रिकैप। क्या वो लिस्टेड है? यस। क्या वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर से है? अगर इसका आंसर यस आ गया या तो इसका आंसर नो आएगा। अगर वो बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर से है तो उस पे एएस अप्लाई होगा, और अगर वो बैंकिंग इंश्योरेंस से नहीं है तो उस पे क्या अप्लाई होगा? इंड एएस अप्लाई होगा, ठीक है। अब अगर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी है, वो लिस्टेड हो या वो अनलिस्टेड हो, एएस अप्लाई होगा, बट इनको हम मानेंगे इनको हम क्या मानेंगे? बिग कंपनी, बड़ी कंपनी, दैट इज डन। इफ टर्नओवर ग्रेटर देन 250 करोड़, क्लियर। अच्छा, ये किसके लिए बात हो रही है? लिस्टेड कंपनी तो इंड एएस है, तो ये एक अनलिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, बिकॉज लिस्टेड कंपनी क्या बन जाती है? इंड एएस के चले जाती है, और लिस्टेड कंपनी अगर बैंकिंग इंश्योरेंस है तो उस पर एएस अप्लाई होता है, तो लिस्टेड कंपनी की बात खत्म हो गई। यहां पे बात हो रही थी लिस्टेड कंपनी की,
लिस्टेड कंपनी। अब अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, इफ टर्नओवर ग्रेटर देन 250 करोड़, अगर इसका आंसर यस है तो हम इसे मानेंगे बिग कंपनी। अगर इसका आंसर नो है तो हम इसे मानेंगे स्मॉल मीडियम कंपनी। और अगर कोई कंपनी है जिसका बोरोइंग ग्रेटर देन 50 करोड़ है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, अगर इसका आंसर यस आ गया, हाँ भाई 50 करोड़ के ऊपर थी, तो वो कंपनी नॉन एसएमसी मानी जाएगी, मतलब वो कंपनी बिग कंपनी मानी जाएगी। और अगर बोरोइंग नहीं है तो वो मानी जाएगी स्मॉल मीडियम कंपनी। ये मैंने आपके लिए लिख दिया और ये आपका टेबल फॉर्मेट है, जिसको जैसा जमता है मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, बिकॉज ये हमें याद होना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है राजा, अलाइंड। अब अभी तक हमने जिनकी बात की थी वो सारी की सारी कंपनीज की बात की थी। क्या इंडिया में सिर्फ कंपनीज ही है? द आंसर इज नो। बहुत सारी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है, लाइक आपके जितने भी संस्थाएं हैं, ठीक है, लाइक तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, ठीक है, लाइक आपका गणेश टेकड़ी मंदिर का ट्रस्ट या शिरडी साई बाबा ट्रस्ट, उसके अलावा आपके जितने मस्जिद, मतलब जितने भी आपके स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं, अगर ये स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, ठीक है, अगर एक कमर्शियल एक्टिविटी कर ली गई तो उस पे एएस अप्लाई होगा। आई रिपीट माई सेल्फ, व्हेन अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का मतलब जो कंपनी नहीं है, अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कोई भी गेट्स एंगेज्ड इन, अगर कोई भी वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, अच्छा क्या क्या होता है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, और क्या होता है आपके हिसाब से बताओ? कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और कोई बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गई तो बॉस उस पे क्या अप्लाई हो जाएगा? एएस अप्लाई हो जाएगा। लाइक एग्जांपल के लिए मेरे घर के बाजू एक मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर में लोग जाते हैं, दान पेटी में पैसा डालते हैं और उस मंदिर से लोग आ जाते हैं वापस। वो मंदिर सिर्फ श्रद्धालु के लिए, ना वहां प्रसाद दिया जाता है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा कोई अगर प्रसाद लेके आया वही प्रसाद बांट दिया जाता है। तो क्या मेरे घर के बाजू में जो मंदिर है, क्या वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? क्या कमर्शियल एक्टिविटी मतलब अगर आपने 1 रुपए की भी चीज बेची, इसका मतलब आप कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे क्या होता है एट टाइम्स, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, बहुत सारे चैरिटेबल संस्था होते हैं लाइक रोलेक्स, ठीक है, मान लो रोलेक्स इंडिया की कंपनी है, आपके लिए मैं बता दूं रोलेक्स एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करता है? घड़ियां बनाता है, घड़ियों को प्रीमियम रेट पे बेचता है प्रॉफिट कमाने के लिए, और उस प्रॉफिट को यूज करता है चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं रोलेक्स एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बट फिर भी
वो प्रॉफिट कमाता है, भले वो प्रॉफिट को यूज करता है चैरिटेबल पर्पस के लिए। अगर आपने एक कमर्शियल एक्टिविटी भी कर दी, लाइक घड़ी को प्रॉफिट में बेचना, बीइंग ह्यूमन, सलमान खान बोलता है ये एक चैरिटेबल संस्था है। परफेक्ट है या नहीं मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके बारे में स्टडी नहीं की है। तो बीइंग ह्यूमन बोलने के लिए चैरिटेबल संस्था है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता नहीं वो बोलता है तो मैंने मान लिया कि वो चैरिटेबल संस्था है। बट बीइंग ह्यूमन क्या करता है? कपड़े बनाता है या कपड़े खरीदता है सस्ते दामों पे, बीइंग ह्यूमन का ठप्पा लगा के उसको बेचता है। परफेक्ट। तो मुझे बात बताओ, क्या वो बेच के प्रॉफिट कमाता है? हाँ। तो क्या वो कमर्शियल एक्टिविटी हुई? हाँ। भले ही वो चैरिटेबल संस्था हो, भले ही वो चैरिटेबल पर्पस के लिए प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है, बट प्रॉफिट तो हुआ। यस, तो उस पर क्या अप्लाई हो जाएगा? उस पर क्या अप्लाई हो गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल अप्लाई। अच्छा, अब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को बांटा गया है लेवल्स के अनुसार, टर्नओवर्स के अनुसार। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को बांटा गया है लेवल्स के अनुसार, टर्नओवर के अनुसार। दैट इज, लेवल कैसे डिसाइड हुआ? टर्नओवर और बोरिंग्स में। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है, 4 हिस्सों में बांटा गया। यह आपकी बड़ी एंटिटीज है। यहां कंपनी नहीं बोलूंगा, यहां पे मैं क्या बोलूंगा? एंटिटीज। एंटिटीज बोलूंगा क्यों? बिकॉज ये कंपनी नहीं है, तो एंटिटीज में सब आ गए। कॉर्पोरेट एंटिटी का मतलब कंपनी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब वो कंपनी नहीं है, ठीक है। यहां पे आपकी मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटिटीज आती है। डन। गुरप्रीत समोसे वाला कहां जाएगा बताओ? गुरप्रीत समोसे वाला कहां जाएगा? बिग एंटिटी, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, ठीक है। गुरप्रीत सर के पूछोगे तो बोलेगे भाई मैं तो 3,500 रुपए में चालू किया था, वो एक माइक्रो है। बट मैं बता रहा हूं उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, तो वो बिग एंटिटी है, ठीक है। तो आपको कैसे देखना है? किसी के बोलने में देखना है। गुरप्रीत सर बोल रहे नहीं 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 नहीं, गुरप्रीत समोसा वाला एक प्रोप्राइटर फर्म है, वो बहुत छोटी कंपनी है बॉस। मैं बोलूंगा छोटी कंपनी का टर्नओवर क्या है? 250 करोड़ से ज्यादा है, तो बिग हो जाएगी। क्लियर? डन। तो अब सर बिग एंटिटीज में क्या कोई बैंक की आती है क्या? क्या कोई बिग एंटिटी लिस्टेड हो सकती है क्या? अच्छा, म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, बट वो कंपनीज नहीं होते, वो ट्रस्ट के तहत बनाए हुए होते हैं। तो जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड सेफ है, म्यूचुअल फंड सही है, ये जो बोला जाता है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है, म्यूचुअल फंड एक एंटिटी है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड को बड़ी एंटिटी माना जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई कोऑपरेटिव बैंक, लाइक मेरे घर के बाजू साधना सरकारी बैंक है, मेरे ख्याल से वो कॉर्पोरेटिव बैंक है। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है, लाइक आपके आजू बाजू कोई कोऑपरेटिव बैंक होंगी, ठीक है, डन। या अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद है? अमूल दूध पीता है इंडिया, ओके। तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, वो तो लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट पे, ये क्या कहलाएगी? कोई भी बैंक या इंश्योरेंस एंटिटी जो कि कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो बड़ी मानी जाएगी। वापस से बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट कौन सी एंटिटी को बड़ी एंटिटी माना जाता है? म्यूचुअल फंड, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी, इनको बाय डिफॉल्ट बड़ी माना जाता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड लिस्टेड होता है, कोऑपरेटिव अनलिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। डन। अच्छा, अब सर कोई एंटिटी लाइक एग्जांपल के लिए ABC पार्टनरशिप फर्म, वो ना ही म्यूचुअल फंड है, ना ही वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव में ना वो बैंक और इंश्योरेंस एंटिटी है। आई रिपीट माई सेल्फ, ABC लिमिटेड ना ही वो म्यूचुअल फंड है, और ना ही वो कोई ऐसा बैंक
या इंश्योरेंस एंटिटी है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ठीक है। तो अब उसके सिनारियो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, टर्नओवर। ऐसे सिनारियो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, टर्नओवर। अगर टर्नओवर 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो उसे हम मानेंगे बड़ी एंटिटी। क्या ये सेम टर्नओवर आपने बिग कंपनी में देखा था? हां सर, हमने सेम टर्नओवर बिग कंपनी के लिए देखा था, ठीक है। अगर 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है एज ऑन 31 मार्च तो उसे हम बड़ी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी मान लेंगे। या अगर बोरोइंग कर्जा 50 करोड़ से ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, हम उसे बड़ी कंपनी मानेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया एनी ऑफ द बिलो। अब देखो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, सर याद कैसे करेंगे? याद देखो, 250 करोड़ का 1/5 50 करोड़। तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 250 करोड़ तक है, लेस देन इक्वल टू 250 करोड़, वो लेवल 2 हो गई। 50 करोड़ का 1/5 10 करोड़। अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है बट 50 करोड़ तक है, वो हो जाएगी आपकी लेवल 3 कंपनी और बैलेंस वाली लेवल 4। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है तो बड़ी, 50 करोड़ का 1/5 कितना होता है, 10 करोड़। तो 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ तक है तो लेवल 2। 10 का आधा और 10 का 1/5 2। 2 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कम है तो वो क्या हो जाएगा, लेवल 3 एंटिटी और बाकी बैलेंस। तो अब एक क्विक रिकैप कर ले सर। सर एक क्विक रिकैप, अब सारी चीजें एक साथ फिर एंड करेंगे हम इसे। बैंकिंग ऑब्लिक इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में वो लिस्टेड हो या वो अनलिस्टेड हो। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में जैसे कि वो तो बट ऑब्वियस अनलिस्टेड होनी चाहिए, अनलिस्टेड होनी चाहिए। और एग्जांपल के लिए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इन सब पे एएस अप्लाई होता है। एंड एक काम करते हैं, रुक जाओ, इस पे एएस अप्लाई होता है, डन। अब ये लिस्टेड है और ये अनलिस्टेड है और ये भी अनलिस्टेड है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एएस तो अप्लाई हो रहा है, परफेक्ट, एएस तो अप्लाई होगा ही, बट इसे हम बड़ी कंपनी मानेंगे कि छोटी कंपनी मानेंगे? हम इसे मानेंगे नॉन एसएमसी, का मतलब बिग कंपनी, ठीक है। ये अनलिस्टेड को हम क्या मानेंगे, लेवल 1 एंटिटी, परफेक्ट। अच्छा, कोई म्यूचुअल फंड हो, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के तहत चलता है, इस पे भी क्या होगा, एएस ही अप्लाई होगा। अच्छा, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में एएस अप्लाई करने के पहले हमें क्या देखना पड़ता है, क्या कोई वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है क्या? इसे बाय, ये क्या है, एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, परफेक्ट। और इसमें बाय डिफॉल्ट क्या ये लिस्टेड हो सकती है? हां सर, ये लिस्टेड हो सकती है और हम इसे क्या मानेंगे, लेवल 1। सर अनलिस्टेड म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो भी हम उसे मान लेंगे, बट नॉर्मली ऐसा दिखता नहीं आपको, बट ठीक है, ओके। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं अनलिस्टेड को हटा देता हूं।
भाई ये बहुत बड़ी बिग शॉट कंपनीज होती है। अब सर कॉर्पोरेट एंटिटी, दैट इज कंपनी, अगर वो लिस्टेड है तो उस पर क्या अप्लाई होगा? इंड एएस, अदर देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट एंटिटी दैट इज कंपनी, टर्नओवर की नेटवर्थ, सर नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है तो हम उस पर क्या अप्लाई कर देंगे? इंड एएस। डन, सॉर्टेड है यहां तक सबको? अलाइंड? सर अब हमारे एग्जाम में तो इंड एएस की बातें होंगी नहीं, सिर्फ एएस की बातें होंगी। तो अगर कोई कंपनी जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन 250 करोड़ है तो उसे हम क्या मानेंगे? नॉन एसएमसी, और बट ऑब्वियस एएस अप्लाई होगा। ठीक है, ये दोनों और वाली कंडीशन है। और बोरोइंग्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ग्रेटर देन 50 करोड़ तो उसे हम मानेंगे नॉन एसएमसी, और हम क्या बोलेंगे? एएस तो अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है सर, अगर 250 करोड़ तक, अप टू 250 करोड़ है, ठीक है, टर्नओवर अप टू 250 करोड़, उसे हम बोलेंगे एसएमसी। एंड बोरोइंग अप टू 50 करोड़, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पे भी हम क्या बोल देंगे? एसएमसी। परफेक्ट। अच्छा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 तो मैंने आपको बता दिया, लेवल 2, लेवल 3 आपको याद करना है। 250 करोड़ का 1/5, 50 करोड़, 50 करोड़ से ज्यादा 250 करोड़ तक लेवल 2, 250 करोड़ का 1/5 10, 10 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ तक लेवल 3, बाकी बैलेंस। बोरोइंग 50 से ज्यादा लेवल 1, 50 का 1/5 10, 10 से ज्यादा 50 तक लेवल 2, 10 का 1/5 2, 2 से ज्यादा 50 तक, और 2 से ज्यादा 10 तक। ठीक है, और होल्डिंग सब्सिडरी पे अप्लाई हो जाएगा। ये जो पूरा तामझाम है, ये जो मैंने लिखा है, ये आपको याद रखना है। अब आता है एग्जम्पशन। ठीक है, अब आता है आपके ऊपर एग्जम्पशन। ये एग्जम्पशन क्या है? कुछ बेनिफिट्स है, लाइक ये वाला एएस आप पे अप्लाई नहीं होगा, या ये एएस अप्लाई होगा लेकिन पूरा अप्लाई नहीं होगा, या ये एएस का डिस्क्लोजर क्राइटेरिया आप पे अप्लाई नहीं होगे। परफेक्ट, अलाइंड है? अब मैंने ये आपके लिए फिल कर दिया है ताकि हमें डिस्कशन करने में इजी हो जाए। भाई साहब देखो, अगर कोई कंपनी पे या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे एएस अप्लाई हो रहा है तो कितने एएस है? 1 से लेकर 29 एक्सेप्ट 6 एंड 8, हर एक पे अप्लाई होगा। लेकिन कुछ एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एसएमसी को नहीं बनाना है, नॉन एसएमसी को बनाना है, स्मॉल मीडियम कंपनीज को नहीं बनाना है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को नहीं बनाना है। दैट इज क्या मैं बोल सकता हूं? लेवल 1 जो बड़ी एंटिटीज है या बड़ी कंपनीज है उन्हें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। जो छोटी कंपनी है या लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंटिटीज है उनके लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल है। फुल मतलब बनाना ही नहीं है, पार्शियल मतलब कुछ पैराग्राफ्स में कुछ चीजें अप्लाई नहीं होंगी,
और डिस्क्लोजर का एग्जेम्पशन मतलब ये फॉलोइंग पॉइंट्स आपको डिस्क्लोज नहीं करने हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने पूरा लिख के दिया हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर मैं इसकी बात करूं, ये इवेंट बेस्ड एग्जेम्पशन होते हैं। व्हाट डू मीन बाय इवेंट बेस्ड एग्जेम्पशन? अगर अमेलगमेशन दैट इज दो कंपनी मिल रही है तो अमेलगमेशन होगा, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या जॉइंट वेंचर्स ये होगा तो ये एएस अप्लाई होंगे। लेकिन देयर इज समथिंग नोन एज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल 4 के लिए कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है, इनको बनाना ही नहीं है। लेवल 4 क्या है? जो कंपनी जिसका टर्नओवर आपके सामने है, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से भी कम है, या जिसके ऊपर कर्जा 2 करोड़ से भी कम है, ठीक है, वो कंपनी को क्वार्टरली नहीं बनाना है, एग्जेम्प्ट है। और बाकियों को इवेंट बेस्ड डिडक्शन है। तो अब आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स है आईसीआई मॉड्यूल के जो मैंने दे के रखे हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ जाएंगे, ठीक है राजा? अलाइंड? चल, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। होप सो आपको एक थियरी सेशन वैल्यू एडिशन दिया होगा, एंड होप सो जो हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए आपके साथ में वो आपको हेल्पफुल करेंगे। मैंने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश किया है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो बच्चे को बहुत जल्दी नहीं समझती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको समझ गया है तो ठीक है, नहीं समझा है तो ये मैंने आपके लिए हेल्प किया है लिखने के लिए। बच्चा कंफ्यूज होता है इसलिए मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है राजा? चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।